नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 टीजीटी, जिसमें हम देखेंगे हम लोग क्लास 9-10 हिंदी विषय को देखेंगे। पेपर को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं पेपर मॉडल। इसमें पेपर मॉडल में टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 में जो पेपर का मॉडल है वो कुछ इस प्रकार से बटा रहेगा। पहले 30 क्वेश्चन रहे जो रहते हैं ये क्वालिफाई मार्क रहेंगे, जिसमें इंग्लिश के 8 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के 22 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सिर्फ क्वालिफाई पेपर रहता है। उसके बाद जो हमारा अगला रहेगा 40 क्वेश्चन इसमें जीके के रहेंगे। 40 क्वेश्चन जीके को हो जाएंगे और हमारा सब्जेक्ट का टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये सेकेंड पार्ट रहेगा और ये थर्ड पार्ट है जिसमें आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंड कौन कौन से हैं आप इसको बताएंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 4 कालखंडों में बटा है। मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे द्वारा आंसर बताया जा रहा है यह आयोग के द्वारा वेबसाइट पे अपलोड किए गए आंसर के द्वारा बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको पता है, कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विद्यापति की क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू है। 71, 72, अब ये 73 है। 73 है, विद्यापति की भाषा क्या थी? तो आप पता है विद्यापति की भाषा मैथिली हो जाएगी। 73 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परै पे सखा सबय मिल मेरे मुख लपटायो। मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि माता जी मैंने माखन नहीं खाया। इसका जो हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। 75 है, तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कितने खंड है? तो इसमें हो जाएगा 75 का बी। इसमें 7 खंड है टोटल। क्वेश्चन नंबर 76, रीतिकाल के कवि नहीं है। इसमें पूछा है रीतिकाल के कवि नहीं है। 76 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये जायज़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ ऑप्शन नंबर ए 1850 से माना जाता है। 78 है क्वेश्चन नंबर, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 78 के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 है, किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है? तो वो हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। 79 80 का क्वेश्चन नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं? तो हो जाएगा ये हो जाएगा वात्सल्य रस की हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है,
दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, गोदान किसका लिखा उपन्यास है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद का है। अगला है 83 है, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो ये शतरंज की खिलाड़ी इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर न तो महाकाव्य है, न उपन्यास है, न खंड काव्य है। यह हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 84 है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो 84 का जो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हम थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि ताकि सारे क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन है तो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन करें। तो जो इसमें से जो उपन्यास है 85 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई एक सेकेंड लिखा, निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। आपको पता है सब जो है उपन्यास ही हैं, तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 है क्वेश्चन नंबर 86, अच्छा गद्यांश है, 86 से 90 तक गद्यांश है, इसको देखेंगे। मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है, उसकी प्रगति के लिए प्रकृति परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती हैं, वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभि करते हैं। वैश्वीकरण में 10 दिशाओं में मानव मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 86 से आंसर देंगे। पहला लिखा है, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो जो 86 का है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86 के बाद देखेंगे 87 नंबर है, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराती है? तो ये हो जाएगा मनुष्य के लिए हो जाएगा। 88 है, जागरण गीत कौन कर रहा है? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरणें कर रही है। 88। अब चलें क्वेश्चन नंबर 89 है, वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभि करते हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 89 का वो मनुष्य का हो जाएगा। अगला है, वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक गद्यांश, इसको देखेंगे। मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जग जाती है। पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जग जाती है। साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने में सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। एक गद्यांश है, इस गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन नंबर 91 से करेंगे। 91 है, इस गद्यांश में इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो 91 में इसमें से प्रयत्न और 91 में इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी की चर्चा नहीं की गई है। एक सेकंड इसको देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं फिर से।
सही है, 91 का ए ही होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 पर। गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानुभूति में। 93 है, बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, माँ की मुस्कान देखकर। 93। अब चले अगला क्वेश्चन नंबर 94 है। पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? एक सेकंड, यहाँ पे कुछ अभी गलत हुआ, मिस्टेक, इसको एक सेकंड थोड़ा रोकते हैं। नाइन्टी थ्री एक बार फिर से देख लेते हैं। 93 में है, बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ की मुस्कान देखकर। 93 के बाद 94 है, यहीं पे शायद थोड़ा मिस्टेक हुआ था। 94 है, पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 क्वेश्चन नंबर रहेगा, सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? तो इसका हो जाएगा साहित्य चर्चा और साहित्य सीजर से। अब चलेंगे 96 नंबर है, इसमें भी एक गद्यांश है, उसी के आधार पर क्वेश्चन देना है। पर्वत के झर झर झरते झरने अपने संगीतमय से पर्वतीय प्रदेश संगीतमय बना देते हैं। तरंगों से मचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देती है। पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशीलता के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है। वनस्पतियों के बीज पंछियों का संग पाकर दूर दूर पहुंचकर मचलते लता गुल्म और वृक्ष बन जाते हैं। वसंत की भीनी हवा कलियों के होठों पर मधुर मुस्कान ला देती है। इस गद्यांश के आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 96 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन जाते हैं? तो कैसे बन जाते हैं पर्वतीय प्रदेश? झरने के संगीत से। ये जो आंसर की हम ऑफिशियल वेबसाइट में हैं उसी से बता रहे हैं। 97 है, सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है? तो 97 का ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 98 पत्थर से शिव बनने का अर्थ है, इसका हो जाएगा कल्याणकारी शिव होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 के 99 है, वनस्पतियों के नए नए लता गुल्म दूर दूर कैसे पहुँचते हैं? तो कैसे पहुँचते हैं? पंछियों से पहुँचते हैं। 99 का 100 है, बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है? तो इसका 100 का जो हो जाएगा बसंत की भीनी हवा से। 101 से 105 तक पुनः गद्यांश है, इसको देखेंगे। विधाता की सृष्टि सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है। सरसरिता से हरी भरी मानवता से परिलसित है। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य में मानव के मानवीय भावाकर्षण में विधाता को धरती पर बार बार अवतार लेना पड़ता है। धर्मभूमि संत महात्माओं को पाकर धन्य हो गई है। सत सत नमन है यह पावन दिव्य स्थली मातृभूमि को। बस यही तक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हुआ है, विधाता की सृष्टि किस प्रकार आलोकित है? तो जो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य और चांद की आभा से। क्वेश्चन नंबर 102 रहेगा,
किसे परिलसित होने की बात कही गई है इस गद्यांश में? तो इसमें हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर सी की बात कही गई है, सृष्टि हो जाएगा। 102 के बाद 103 है, विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवीय भावाकर्षण। 104 है, यह भूमि धन्य कैसे हुई है? तो 104 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संत महात्माओं को पाकर। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसको शत शत नमन किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मातृभूमि को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 से 110 तक पुनः गद्यांश है, इसको देखते हैं। गुरु मोमबत्ती की तरह जलकर शिष्य को उजाला देता है। शिष्य गुरु का सानिध्य पाकर सन्मार्ग का पथिक बन जाता है। शिष्य में आत्मविश्वास का आलोक जगमगा उठता है। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुँचने का आधार बन जाता है। सफलता का ध्वज उसके मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए लहराने लगता है। आइए इस गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बताया गया है, गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना गलना क्या अर्थ है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 106 का, वो हो जाएगा सत्कार्य करना। 106 का बी हो जाएगा। 107 है, सानिध्य पाने का क्या भाव है? तो जो सानिध्य पाने का भाव है वो हो जाएगा छत्र छाया, छत्र छाया। 107। क्वेश्चन नंबर 108 है, आत्मविश्वास का आलोक क्या है? आत्मविश्वास का आलोक क्या है? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा पहला वाला, कर्म पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय। क्वेश्चन नंबर 109 है, लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया गया है? लक्ष्य प्राप्ति का आधार है आत्मचिंतन और आत्मविश्वास है। मस्तक के पसीनों को साफ करने के लिए ध्वज लहराने का क्या भाव है? तो 110 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चित होना। क्वेश्चन नंबर 111 है, अब यहाँ से गद्यांश खत्म हो गए हैं, अब यहाँ से आ गए हैं संधि से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्वर संधि का चयन कीजिए। तो स्वर संधि का जो हो जाएगा, इसमें परोपकार, परधन उपकार, परोपकार में 111 का बी हो जाएगा। 112 है, विसर्ग संधि का चयन करें। तो विसर्ग संधि 112 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमः ते। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दयानंद का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दया प्लस आनंद। देखिए, दया प्लस नंद बिल्कुल नहीं होगा, दया आनंद ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा दया प्लस आनंद। 114 है, हिंदी में समास कितने होते हैं? तो हिंदी में समास 6 समास होते हैं हिंदी में टोटल। 114 का बी हो जाएगा। 115 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 115 है, कर्मधारय समास का चयन कीजिए। तो जो कर्मधारय समास है इसमें जो ऑप्शन है काली टोपी, चौमास, नीलकमल, इसमें जो इसका राइट आंसर है काली टोपी, बिल्कुल काली टोपी इसमें भी हो जाएगा। चौमास 4 मासों का समूह, इसमें तो नहीं होगा।
नीलकमल इसमें भी हो जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 115 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ में समास होगा। तो जो नीलकंठ में समास होगा, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, मतलब किसी अन्य अर्थ के प्रयोग में जो हो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जहाँ पर कोई अन्य अर्थ निकले वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो 116 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। 117 है व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है। तो जो हिंदी है सब्जेक्ट है इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट का जो मतलब होता है वो आपको पता है, ये कर्ता होता है। दूसरा है व्याकरण के शब्द वर्ब का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका जो हो जाएगा 118 का एक क्रिया हो जाएगी। 118 का बी नंबर हो जाएगा। 119 है शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाए? इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा 119 का वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलवायु। क्वेश्चन नंबर 120 है वह आज धीरे धीरे चल रहा है। वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार क्या है? तो जो क्रिया है धीरे धीरे क्रिया तो हो नहीं सकती। हाँ, क्रिया विशेषण हो सकता है, लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 120 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया की विशेषता। चूँकि वह आज चल रहा है, चलना इसमें क्रिया हो जाएगी। और जो इसको प्रविशेषण भी कहते हैं, वह आज धीरे धीरे चल रहा है, चलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। 120 के बाद क्वेश्चन नंबर 121 है पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे। वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? तो पर किसका हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की अधिकरण में पर। तो 121 का जो ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा 121 का सी नंबर हो जाएगा। 22 है कमर कसना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर बांधना बिल्कुल नहीं, पेटी लगाना जी नहीं, तैयार होना हो जाएगा। 123 है किस्मत खुलना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किस्मत खुलना, भाग्य चमकना, भाग्योदय, भाग्य पलटना। तो जो इसका सही हो जाएगा 123 का वो हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि इसमें भाग्य पलटना बिल्कुल किस्मत जब खुलेगी तो भाग्य पलटेगा और भाग्य का उदय भी होगा, भाग्य चमकेगा भी। तो 123 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 124 है मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए इसका जो आंसर माना है वो ये माना है ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता। धोखे की भक्ति भी लग रहा है, बट सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 124 का ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125 है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। लिखा है 4 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन है, इसमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। लिखा है रवि के बाद सोमवार का दिन होता है। देखिए इसमें क्या है ना कि जब सोमवार दे दिया तो दिन नहीं देना चाहिए, इस हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि या तो सोमवार है तो दिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब लिखा है रविवार के बाद सोमवार होता है। तो जो रविवार
बाद लगा दिया है, इसमें भी ये नहीं सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 125 का, वो सी हो जाएगा। रविवार के बाद सोमवार होता है, क्योंकि यहाँ सोम लिखा है इसलिए ये भी गलत नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 126 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप आज कहाँ जा रहे हैं? कितना सुंदर फूल है, श्याम ने उनसे क्या कहा था? तो 126 का जो राइट ऑप्शन होगा वो यही हो जाएगा। 127 है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो पदबंध पूछा है, पदबंध है, तो इसमें जो इसका पदबंध हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खिलखिलाकर हंसते सुंदर हो जाएगा। 127 का बी हो जाएगा। 128 है, वह भयंकर तूफान के झोंके की तरह भाग गया। वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो 128 का सी, क्रिया के विशेषण की बात की गई है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। 128 हम थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम पिछली वीडियो में कुछ डिटेल में बात किए थे, तो बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए इस बार हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 है, उससे पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में किस वाच्य की वयोजना है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। देखिए पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य में आएंगे, तो भाववाच्य हो जाएगा 129 का, 130 का। क्वेश्चन नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 132 है, 132 है, मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। संरचना आधार पर वाक्य रूप बताइए। तो जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखा जाए तो और लगा हुआ है, इसलिए संयुक्त हो जाएगा। 132 के बाद 133 है, 33 है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें जो शब्द शक्ति है 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा हो जाएगा। 33 का बी। 34 में है, ये तो बहुत ही चर्चित उदाहरण है, इसको बहुत बार पढ़ा गया है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बार पतंग, बिकसे संत सरोवर सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। 134 का ऑप्शन नंबर सी। 135 पे चलेंगे। 35 है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए होगा उपमा अलंकार होगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 135 का 135 का जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 है,
अस कहीं फिर चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें जो छंद है वो हो जाएगा चौपाई छंद है। चौपाई छंद इसमें है। अगला है 141 नंबर। दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? दोहा में आप जानते हैं इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। 142 है इंद्रवज्जा छंद की परिभाषा क्या है? तो इंद्रवज्जा जो छंद की परिभाषा है 11 वर्णों की योजना में तगड़, जगड़ और 2 ग्रुप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 नंबर है बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिन विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो इसमें किस छंद की योजना है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का इसमें बी हो जाएगा उपेंद्रवज्जा। 144 क्वेश्चन नंबर है बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा न कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें किस छंद की योजना है? तो 144 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा वंशस्थ। 145 से भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकरचो मुकुंद मधुवन ते। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें जो काव्य गुण है 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माधुर्य गण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 147 पर। मुंड कटत कहूँ रुंड नटत, कहूँ सुंड पटत धन गिद्ध लसल, कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें जो काव्य गुण है वो ऑप्शन नंबर ओज हो जाएगा। ओज माधुर्य प्रसाद 3 गुण बताए गए हैं। 147 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 148 है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है। क्वेश्चन नंबर 149 है मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत मई, यह अजहु है छोटी, तू जो कहत बल की बेली, ज्यों हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत पोछत नागिन सी मुई लोटी। इसमें किस रस की अभिव्यक्ति की गई है? तो इसमें जो हो जाएगा वो वात्सल्य रस हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसमें किस रस की बात की गई है? तो इसमें वीर रस की बात कही गई है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये सारा क्वेश्चन 71 से 150 तक ख़त्म हो जाता है। एक बार हम इसकी आंसर की दिखा देते हैं, जिससे यदि कोई कहीं पे त्रुटि हुई हो तो आप उसे आसानी से देख सकें। ये रही हमारी आंसर की। ये यहाँ से शुरू हुआ। हिंदी हमारा सब्जेक्ट जो शुरू होता है 71 से शुरू होता है। 71 कहाँ है? या यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से।
71 से ये इतना ये हो गया। ये हो गया। पिक्चर ध्यान देंगे, ये जो हमने जिस सेट को कराया था एक बार उसको देख लेते हैं कौन सा सेट है हमारा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो हमारा सेट है, जो आंसर की उसी के हिसाब से बताएंगे। हमारा सेट नंबर ई है, यहाँ पे ये दिख रहा है, सेट नंबर ई है, सेट नंबर हमारा ई है। तो ई है तो हम आंसर की भी ई वाला लेंगे, जो हाँ यही वाला है, ये है। यहाँ से ये आंसर की रहेगा 71 से। यहाँ से इसमें एक क्वेश्चन हमें डाउट लग रहा है, एक बार देख लेंगे। 80 का जो है क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसको देख लेते हैं। 80 का हमने क्या बताया, 80 का सी नंबर सही है, 80 का सी नंबर सही है। आइए एक बार देख लेते हैं। ये पूरा आंसर की है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 90 तक, फिर यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये 100 से 113 तक, फिर 114 से 127 तक, फिर 127 से 136 तक, फिर 136 से 150 तक। ज़रा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 80 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80, हाँ ये है, ये रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री है, यही क्वेश्चन था। तो इसका जो हमने बताया था यही वाला है, आप एक बार इसको देख लेंगे। इसमें 80 वीर सुभद्रा कुमारी वीर रस होना चाहिए, सी, 80 का सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।